हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी के मंच पर जुड़ने वाले सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। ये जो नई वक्तव्य श्रृंखला आरंभ की गई है, बाल कविता बचपन का पर्याय, इसमें बोलने का, अपना वक्तव्य देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये प्रथम कड़ी है और प्रथम कड़ी में मेरे सामने कोई उदाहरण भी नहीं है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो इसमें मुझे लगा कि दो बिंदु प्रमुख हैं। तो पहला बिंदु है बचपन बाल कविता का पर्याय और दूसरा बिंदु है बाल कविता कल और आज। तो मैं अपने पूरे वक्तव्य में इन दो बिंदुओं पर ही अपना फोकस रखूंगी और कोशिश करूंगी कि इन बिंदुओं पर कविताओं के उदाहरण देते हुए अपनी बात मैं कह सकूं। तो जब हम बाल कविता की बात करते हैं तो बाल कविता भी अन्य बाल साहित्य के समान ही बाल मनोविज्ञान को केंद्र में रखती है, बालक को केंद्र में रखती है और बालक की जिज्ञासा को केंद्र में रखती है। तो ये जो बाल मनोविज्ञान है, इसमें बालक पर साहित्य या कविता वही लिख सकता है जो स्वयं बालक बनकर के सोच सके। अगर आप बच्चा बनकर के नहीं सोच सकते तो आप बाल कविता नहीं लिख सकते। बहुत ही सीधी सी बात है। मैंने अपने पूरे वक्तव्य को कुछ भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बाल कविता के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और फिर मैं कोशिश करूंगी कि किस तरह से बाल कविता बचपन का पर्याय है, इसे हम देखें और इसे मैं अपने ही उदाहरण से, अपने बचपन के उदाहरण से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सरल है बताना मेरे लिए, तो मैं अपने उदाहरण से ये बताने का प्रयास करूँगी कि बाल कविता बचपन का पर्याय किस तरह से है। और उसके बाद मैं अपनी बाल कविता की रचना प्रक्रिया और बाल कविता कल और आज जो मैंने लिखी है दूसरों की कविताओं के साथ साथ ये भी बताने का प्रयास करूँगी कि मेरी कविता में भी किस तरह से बदलाव आए हैं परिवर्तित परिदृश्य के साथ साथ। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि अपने वक्तव्य को अधिकाधिक तार्किक बना करके प्रस्तुत कर सकूं। बाल कविता का फलक बहुत ही बड़ा है, क्योंकि बाल कविता शिशु से लेकर के किशोर तक के लिए लिखी जाती है। तो बाल कविता जहाँ 3-4 साल का बच्चा बाल कविता याद करके ये बोलना शुरू कर देता है, वहीं किशोर कविता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल कविता जहाँ बहुत ही सरल होती है, बहुत ही रोचक होती है, उसमें दोहराव होता है, उसमें मनोरंजन होता है और उसमें कल्पनाएं होती हैं। सभी जानते हैं मछली जल की हैरानी वाली जो शिशु गीत है वो बहुत ही लोकप्रिय है बच्चों में। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो नर्सरी राइम्स, जो हिंदी में भी हम जिसे शिशु गीत कहते हैं, उनको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब वो अपनी तुतलाती आवाज़ में अपने भोले से मुख से जब बोलना शुरू करते हैं शिशु गीत, तो माँ बाप बिल्कुल निहाल हो जाते हैं और बच्चे को इतने आशीर्वाद मिलते हैं, इतने आशीष मिलते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं। शिशु गीत या बहुत ही छोटे बच्चों के लिए लिखे गए गीत जरूरी नहीं है कि उनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, लेकिन उनमें राइमिंग होनी जरूरी है, उनका गेय होना जरूरी है और गेय होने के कारण वो बहुत ही जल्दी बच्चे को कंठस्थ हो जाते हैं और हृदयस्थ हो जाते हैं। इतना हृदयस्थ हो जाते हैं वो कि आप देख लीजिए कि मैंने अपने बचपन में जो शिशु गीत पढ़े थे, सीखे थे, याद किए थे, वो आज भी मुझे ज्यों कि त्यों याद है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे के मन पर कविता का कितना गहरा प्रभाव होता है।
क्या आप किसी ऐसी भाषा की कल्पना कर सकते हैं जिसमें बाल कविता न हो? क्या हम किसी ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जिसमें बच्चे को लोरी न सुनाई जाए? राजिया रादूहा राजस्थानी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं राजिया। उनके जो दोहे हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि माँ किस तरह सहज ही में पालने में झुलाते हुए बच्चे को या लोरी गाते हुए क्या क्या मूल्य उसे सिखा देती है। इसी तरह प्लेटो ने, जो बहुत प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हुए हैं, प्लेटो ने ये बताया कि 7 साल तक बच्चे को किसी भी तरह की कोई किताबी शिक्षा, कोई अक्षर ज्ञान कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कविताओं और कहानियों के माध्यम से ही बच्चे को जो हम सिखाना चाहते हैं वो स्वयं ही सीख लेता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे की कविताएं किस तरह की हों। गुलजार का नाम हम सब लोग जानते हैं, जो फिल्मों के लिए भी गीत लिखा करते हैं। तो हम सब ने एक समय जंगल बुक जो आता था टीवी पर, उसमें मोगली का कैरेक्टर देखा, बच्चे बहुत पसंद करते थे उसे। और उसका जो गीत था हम सबको याद है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अब ये हम कह सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब बच्चों की ज़बान पर चढ़ा हुआ था ये। तो इसलिए जो शिशु गीत होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से एक और गीत है बच्चों की फिल्म का, गुलजार के द्वारा लिखित, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा और घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठाकर दौड़ा। पूरा जो गाना है वो इसी तरह है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है छोटे बच्चे के लिए, जितनी कि उसमें तुकबंदी, उसका गेय होना और उसको उसका मनोरंजन होना, उसकी कल्पना को पंख मिलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से जब मैं बहुत छोटी थी तब एक गाना आया करता था, वो भी इसी तरह का था जिसे हम नॉनसेंसिकल की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन बच्चे की ज़बान पर चढ़ता है। वो गाना था जिसमें अनुप्रास था, चिल चिल चपल चिलक चिलगाए, चंदा चिलक चिलक छिप जाए। अब आप देखिए इसमें चय की कितनी आवृत्ति है और ये बच्चे को कितना ज़्यादा पसंद आता है इस तरह का गाना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है शिशु गीत के संदर्भ में। फिर हम बाल कविता की आगे चलते हैं। 6-7 साल के बाद जो कविता होती है वो उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है। उस कविता में तार्किकता ज़्यादा होती है, उस कविता में बच्चे की जिज्ञासा ज़्यादा होती है, बच्चे की कल्पना शक्ति को भी इसमें पंख मिलते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है कि इसमें बच्चे को विषय की जानकारी दी जाती है। बच्चे को विषय की जानकारी भी दी जाती है और बच्चे को दुनिया से, यथार्थ से, विज्ञान से सबसे परिचित कराने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिशु गीत की तुलना में बाल कविता का स्वरूप, जो कि 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए होती है, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 7 से 12 साल के बच्चों के लिए होती है, तो उसका स्वरूप बहुत बदल जाता है। तो इस तरह से हमने देखा, 2 स्टेजेस देखी, 2 स्तर देखे, एक शिशु गीत और दूसरा बाल कविता। और तीसरा स्तर है किशोर कविता। किशोर कविता थोड़ी परिपक्व कविता होती है और उसको बड़ों के लिए जो साहित्य होता है और बच्चों के लिए जो साहित्य होता है उसके बीच का सेतु माना जा सकता है, क्योंकि वो एडल्ट, वयस्क बनने की तैयारी है। तो इसमें हम देखते हैं कि वैज्ञानिकता, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव, मानव मूल्य, इन सब का भान बच्चे को हो सके, इसका प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से हम मोटे तौर पर ये 3 स्तर देखते हैं, शिशु गीत, बाल कविता और किशोर कविता। कविता कोई भी हो, कविता की ये विशेषता होती है कि कविता के माध्यम से भाषा का विकास होता है, शब्द भंडार का विकास होता है, भाषा का परिष्कार होता है और भाषा का परिमार्जन होता है। तो इस तरह से ये सारी विशेषता किसी भी तरह की कविता हो इसमें पाई जाती है। तो ये हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय बाल कविता का देखा। अब हम आते हैं इस बात पर कि बाल कविता का कल क्या था, कल बाल कविता कैसी थी।
तो अगर हम कल की बाल कविता को देखना चाहते हैं तो कल की बाल कविता को देखने से पूर्व हमें ये देखना होगा कि कल की परिस्थितियाँ क्या थी। मैं क्षमा चाहूँगी, मैंने अभी तक आप लोगों को स्वागत नहीं किया। भारती आनंद जी, स्वागत है आपका। पवित्रा अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। बहुत खुशी हुई कि आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आप जैसे लोग इसे देख रहे हैं। मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है जब आप लोग देखते हैं। तो हम इस बिंदु पर आ रहे हैं कि अतीत में कविता कैसी थी और अतीत का परिदृश्य कैसा था। तो आज से अगर मैं बात करूं तो मेरी उम्र अभी लगभग 61.5 वर्ष है और मुझे 55 वर्ष पुरानी, बल्कि कहना चाहिए कि 57 वर्ष पुरानी, 58 वर्ष पुरानी कविता भी मुझे याद है। तो उस दुनिया में हम चलते हैं जहाँ आज की तुलना में संयुक्त परिवार ज़्यादा थे, जहाँ रिश्तों का ताना बाना बहुत मजबूत था, जब सब लोग मिलकर के कोई भी त्यौहार मनाया करते थे। आर्थिक संपन्नता इतनी अधिक नहीं थी मध्यम वर्ग में, लेकिन आत्मीयता की संपन्नता बहुत ही ज़्यादा थी। पूरी तरह भरपूर आत्मीयता थी। अड़ोस पड़ोस मोहल्ला सब लोग मिलकर के काम करते थे। शादी ब्याह में, किसी उत्सव में, या बच्चों को भी कभी ऐसा नहीं लगता था कि कोई पराया है। सब लोग मिलकर खाते पीते रहते। ऐसा इंडिविजुअलिज्म तब हमारी सोसाइटी पर, समाज पर हावी नहीं हुआ था। तो इसलिए एक तो ये बहुत बड़ा अंतर था। दूसरा बड़ा अंतर वैज्ञानिक विकास का, प्रगति का था और वैश्वीकरण का था। तो हम ये देखते हैं कि उस समय जब मैं छोटी थी, कम से कम तब केवल रेडियो था, ना कोई टेप रिकॉर्डर, ना टीवी, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, कुछ भी नहीं था। और बच्चे केवल और केवल खेलते थे और पढ़ते थे। अब पढ़ने में वो क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, ये देखना परिवार की जिम्मेदारी थी या स्कूल की जिम्मेदारी थी कि बच्चों को अच्छी से अच्छी पुस्तकें अवेलेबल, उपलब्ध करवाई जाए। तो इसलिए हम ये पाते हैं कि बच्चे को किताबें, जो परिवार इस तरह के थे कि बच्चों का ध्यान रखते थे, जिनमें मेरा परिवार भी एक परिवार था, तो वो लोग बच्चों के लिए पत्रिकाएं लगा करके रखते थे। एक दो बाकी स्कूल में जो पत्रिकाएं आती थीं उन्हें बच्चे पढ़ा करते थे और स्कूल की लाइब्रेरी से इशू करा करके बच्चे किताबें पढ़ते थे। तो पढ़ने पर पूरा फोकस था, क्योंकि गैजेट्स थे ही नहीं, बच्चों के पास कुछ और था ही नहीं। तो पढ़ना बहुत सहज था, बहुत सुलभ था और बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते थे उनको बहुत अच्छा माना जाता था। तो इसलिए अगर बच्चा ये सोचता है कि मुझे अच्छा माना जाए तो वो पढ़ता था। तो इसलिए हम ये पाते हैं कि उस समय का बचपन आज की बचपन की तुलना में बहुत ही अलग था। और उस समय की जो कविता थी, उस कविता में और आज की कविता में एक परिवर्तन मुझे ये नज़र आता है, एक बदलाव ये नज़र आता है कि उस समय उपदेश का तत्व बहुत इम्पोर्टेंट था। ऐसा नहीं कि सारी ही कविताएं उपदेश से भरी हुई होती थी, लेकिन कविता में उपदेश को कोई बुरा नहीं माना जाता था। तो इसलिए उस समय उपदेश कविताओं में मौजूद होता था, लेकिन आज कविताओं में उपदेश को, या पूरे बाल साहित्य में ही उपदेश को अच्छा नहीं माना जाता। तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे देखने को मिलता है। मुझे बचपन की कविताएं जो मैंने पढ़ी थी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त, नंदन में, पराग में, या जो अंक आते थे नवभारत, दैनिक नवभारत के या दैनिक हिंदुस्तान के, यही दोनों अखबार हमने देखे थे बचपन में। तो इनके जो अंक आते थे, साहित्यिक जो अंक आते थे रविवार वाले, उसमें जो बच्चों का कोना होता था उसमें भी बहुत कविता होती थी और उनको भी मैं पढ़ा करती थी। तो मुझे पराग में पढ़ी हुई एक कविता याद है। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए ये कविताएं ले रही हूँ जो मुझे याद हैं, क्योंकि वो पत्रिकाएं या वो किताबें तो मेरे पास हैं ही नहीं है। तो मेरे बचपन में जो मैंने पढ़ा था, मुझे पराग की एक कविता याद आती है जिसमें उपदेश भी है, जिसमें संदेश भी है और जिसमें बच्चे अपने आप को मतलब एक तरह से क्षमा भी मांग रहे हैं। तो बरसात पर यह कविता थी, पानी बरसा झम झम झम, डटकर खूब नहाए हम, मम्मी बोली आओ घर, रहे नहाते
हम बाहर, फिर कसकर आ गया बुखार, रहे कई दिन हम बीमार। और अंतिम पंक्तियां हैं इसमें महत्वपूर्ण कि हमने पकड़े अपने कान और लेंगे बात बड़ों की मान। तो ये जो कविता है, ये आज इस तरह की कविता नहीं लिखी जाती। सुषमा रजनीश जी स्वागत है आपका। सुभाष चंद्र लखेरा जी स्वागत है। तो ये कविता जो है ये बताती है कि ये आज की कविता नहीं है, लेकिन एक हमारे घर में ऐसा होता था कि मौसी मामा या बुआ या हमारे पिताजी या दादाजी कोई भी उपहार में पुस्तकें बहुत दी जाती थी बच्चों को। तो उसी समय मुझे उपहार में जो पुस्तकें मिली थी उनमें से एक पुस्तक, हालांकि पुस्तक का नाम अब मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी कुछ कविताएं मुझे अभी भी याद हैं। तो मैं वो आपको बताना चाहूँगी कि वो कितनी रोचक, कितनी मनोरंजक और बाल मन को भाने वाली, पसंद आने वाली कितनी अच्छी कविताएं थीं। उसमें से एक बहुत ही लंबी सी कविता थी, मैं वो पूरी नहीं सुनाऊंगी, बहुत थोड़ा सा अंश ही सुनाऊंगी उसका। तो आप सुनिए, कितनी अच्छी कविता है, जिसमें आप ये देखेंगे कि उसमें लय भी है, उसमें रोचकता भी है, वो बहुत लंबी होते हुए भी बहुत ही कल्पनाशीलता को उड़ान देती है बच्चे को, और बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो कविता है, शीर्षक है चूहों म्याऊं सो रही है। चूहों म्याऊं सो रही है और नासों में से, सांसों में से घर 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 हो रही है। चूहों म्याऊं सो रही है। चूहे इतना डरते हैं, उसमें बहुत ही सुंदर सा चित्र था, मेरी आंखों के सामने अभी भी वो चित्र आ रहा है। और बिल्ली सोई, बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले, उल्टो मटका देकर झटका, आज हमारा दूध दही है। क्यों? क्योंकि चूहों म्याऊं सो रही है। तो ये कविता मुझे आज भी याद है और काफ़ी लंबी अच्छी कविता है। हालांकि मुझे इसके कवि का नाम याद नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है कि कविता कवि से बहुत आगे जाती है। कवि का नाम भले याद ना रहे, लेकिन कविता कवि से आगे निकल जाती है। उस समय किस तरह की उपदेशात्मक कविताएं होती थी, मेरी बुआ ने एक कविता मुझे याद कराई थी, और वो कविता है, जब जब मम्मी दावत में जाने को मुझे सजाती हैं, जब जब मम्मी दावत में जाने को मुझे सजाती हैं, साथ साथ धीरे धीरे यह सीख सिखाती जाती हैं, देखो बेटी, देखो बेटी राधा रानी, इन बातों का रखना ध्यान, और जहाँ जहाँ भी जाती हो तुम खाने को अनगिन पकवान। और बहुत लंबी सी 20-25 लाइन की कविता है ये। और फिर बाद में पूरे में ये बताया गया है कि उस बच्चे को कहीं पार्टी में जब वो जा रहा है तो उसको किस तरह बिहेव करना है। तो इस तरह की कविताएं भी उस समय होती थी, जो कि हमें आज दिखाई नहीं दे रही। रेणु मंडल जी स्वागत है आपका। भारती आनंद जी स्वागत है। उषा छाबड़ा जी, बहुत खुशी हुई आप आई। इसके अलावा उस समय पद्य कहानी भी बाल कविता का एक रूप था, और मुझे ध्यान है कि आकाशवाणी केंद्र से भी, दिल्ली से भी, जयपुर से भी पद्य कहानियाँ बहुत आया करती थी, और उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता था बचपन में। तो इसके अलावा पराग में और नंदन में भी पद्य कहानियाँ उस समय प्रकाशित होती थी। सिंड्रेला पर एक पद्य कहानी आई थी जो मुझे अभी भी याद है कि एक बार एक लड़की थी, नाम था जिसका सिंड्रेला, परियों जैसी प्यारी प्यारी, गुड़ियों जैसी न्यारी न्यारी, पापा जी की प्यारी, मम्मी जी की प्यारी, छोटी सी बीमारी में उसकी मम्मी मर गई, वो ईश्वर के घर गई, इतने बड़े जहान में, इतने बड़े मकान में बचे अकेले केवल दो, सिंड्रेला और उसके पापा। और सिंड्रेला के पापा ने तब अपना दूजा ब्याह रचाया, सिंड्रेला की मम्मी लाई। तो ये बहुत ही लंबी सी कविता है, सुना नहीं रही हूँ मैं पूरी, सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ कि कितनी संवेदनशीलता बच्चे के मन में उपजती है कि जब वो आगे कहते हैं कि सिंड्रेला की उस मम्मी के पहले ही थीं 2 कन्याएं, कन्याएं भी बड़ी विकट थीं, बदसूरत भौंडी भौंडी सी। तो सिंड्रेला के प्रति सहज संवेदनशीलता बालक के मन में उत्पन्न होती है। एक बहुत मज़ेदार कविता ओम प्रकाश आदित्य जी की आई थी पराग में, जब मैं छोटी थी। मुझे थोड़ी सी मैं सुनाना चाहूँगी उसका, कि नया नया दूल्हा था, नई नई घोड़ी थी। बहुत ही हास्य कविता थी ये।
नया नया दूल्हा था, नई नई घोड़ी थी, बाजे जल्द जल्द बजते थे, छत्र चंवर डुलते थे, दूल्हे के संग संग बाराती चलते थे। और आगे इसमें यह है कि एक पटाखा छूटा और किस तरह घोड़ी बिदक गई और कैसे बारात का क्या दृश्य हुआ, और बड़ा हंसी आती है मतलब उसको पढ़ करके बच्चों को। तो ऐसी लंबी कविताएं होते हुए बहुत ही रोचक और मनोरंजक कविताएं हुआ करती थी। इसके अलावा एक और विधा जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी उस समय बाल कविता की, पद्य की, वो थी पहेली। और आप लोगों को याद होगा कि जो ब्लैक एंड वाइट फिल्में हुआ करती थी उनमें बच्चों के लिए गीत हुआ करते थे और उनमें पहेलियाँ पूछी जाती थी। तो पहेलियाँ जो पूछी जाती थी वो गाना आपको फिल्मी गीत याद होगा जिसमें पूछा गया था, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। या फिर हरी थी मन भरी थी 9 लाख मोती जड़ी थी, बाबा जी के बाग में 2 शाला ओढ़े खड़ी थी। तो ये इस तरह की जो पहेलियाँ थी। इसके अलावा भी अखबारों में अक्सर पहेलियाँ आती थी रविवार वाले स्तंभ में। और मुझे ध्यान है एक अगर मेरे को पूरी याद है वो, कि आँख चिड़ै की, पूँछ बिलई की, मुँह चूहे का पाया है, पेट सिंह का पीठ हिरन की, अजब जानवर आया है। तो इस तरह की जो पहेलियाँ थी, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तो हमेशा से हैं ही, कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे और मोती उससे एक न गिरे। हाँ, आज भी पहेलियाँ पसंद हैं और बच्चों को बहुत मज़ा आता है पहेलियाँ बूझने में, लेकिन फिर भी मैंने देखा था बीच में कि पहेलियाँ कम होती जा रही हैं। अब फिर से पहेलियाँ ज़्यादा छपने लगी हैं, मैंने देखा बाल पत्रिकाओं में। तो ये मैंने बहुत संक्षेप में कोशिश करके आपको बताया कि पाठ्य पुस्तकों से इतर जो मेरा बचपन था, या ये हम कह सकते हैं कि 55-60 वर्ष पूर्व जो कविताएं थीं उनका स्वरूप किस तरह का था, और ये मेरी स्मृति पर ही आधारित है। अब मैं एक और शीर्षक के अंतर्गत इस बात को लेती हूँ कि कल की कविता कैसी कविता थी। तो मुझे याद आता है कि मैंने अपनी पाठ्य पुस्तकों में जो कविताएं पढ़ी थी, और इसमें मैं ले रही हूँ पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई कविताएं, क्योंकि 8वीं के बाद तो 9वीं क्लास से तो फिर बड़े ही हो जाते हैं, जो कविताएं होती हैं वो वयस्कों की कविताओं में ही आ जाती हैं, इसलिए मैंने 8वीं तक की ही कविताएं ली। कविताएं जो है हमारे बचपन में हम इतनी क्यों याद करते थे, या क्यों याद रहती थी, जिनको इंटरेस्ट नहीं था उन्हें भी क्यों याद होती थी, उसका एक बहुत बड़ा कारण था अंत्याक्षरी प्रतियोगिता। अंत्याक्षरी जो स्कूलों में कराई जाती थी बाल सभा में, और उसमें जो जीत का भाव होता था, विजय की कामना होती थी बच्चे के मन में, उसके कारण बच्चे बहुत कविताएं, दोहे, चौपाई, सवैये सब कुछ याद करते थे, और मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक थी। और इसके अलावा मुझे ध्यान है कि पहले लाइट बहुत जाती थी, हम बहुत छोटे छोटे जिलों में राजस्थान के रहे अपने पिताजी की सर्विस के दौरान, तो लाइट बहुत जाया करती थी, और लाइट जब चली जाती थी तो सब लोग वहीं बैठ जाते थे एक जगह। जैसे गर्मी के दिन है तो बाहर निकल के जो ठंडी रेत होती थी, हम लोग अक्सर मरुस्थल में रहे, तो जो ठंडी रेत होती थी उसमें बैठ जाते थे, और वो जो चांद जो आसमान में होता था वो जैसे चलता था, बादल आते थे, बड़ा मज़ा आता था ठंडी ठंडी रेत पर देखने में। और उस समय हम लोग अंत्याक्षरी खेला करते थे, तो वो एक अलग ही अनुभव है जिसे शायद आज के बच्चे ना समझ सकते हैं ना कर सकते हैं। तो इस कारण से मुझे ध्यान है कि बहुत ही कविताएं याद थी, और कविता याद होना बड़े गर्व की बात थी कि भाई हम अंत्याक्षरी में जीत जाएंगे अगर हमें कविता याद है। तो मैं पहली क्लास से आपको कविता बताती हूँ। जो लंबी है वो बहुत उसका छोटा सा अंश बताऊंगी, और जो छोटी है वो पूरी बताऊंगी। और इसके साथ ही हमें ये समझ में आएगा कि कैसे पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं में किस तरह से कविताएं परिपक्व होती जाती हैं और किस तरह से अपने आप बदलाव होता चला जाता है। तो पहली क्लास की कविता मुझे याद है, मेरे जो समकालीन हैं वो अगर देख रहे हैं तो उन्हें भी शायद याद आ जाए, मैं सरकारी स्कूलों में ही पढ़ी हूँ, वहीं की कविताएं हैं। तो पहली कविता है झरना। अब आप देखिए कि इसमें मात्राएं भी नहीं है, कितनी सरल है ये। झरझर झरता है यह झरना, मन को हरता है यह झरना, और झरना झरता रहता हरदम, झरना बहता रहता हरदम, मीठे जल का है यह झरना, ठंडे जल का है यह झरना। तो बिल्कुल सरल, एक भी कोई मात्रा ए आ के अलावा इसमें नहीं है। लेकिन आप देखिए कि दूसरी क्लास में ही कविता के स्वरूप में अंतर आता है।
और ये एक प्रार्थना के रूप में है, ईश्वर से जो प्रार्थना की गई है कि विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास, पैदा तुमने किया सभी को, रुपया पैसा दिया सभी को, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, पैरों पर हम पड़े हुए हैं, बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना, बड़े बड़े पद पाएंगे हम, तुम्हें नहीं बिसराएंगे। तो ये ईश वंदना है जिसमें बच्चे को काफ़ी कुछ सिखा दिया गया। तीसरी क्लास की कविता जो है वो तकली के ऊपर है, जो मुझे याद आई बताने के लिए। अगर आप लोगों को अनुभव हो, मेरी उम्र के लोगों को, तो उस समय प्राइमरी स्कूल में उद्योग विषय होता था और उस उद्योग विषय में हमें तकली काटना सिखाया जाता था। और मुझे ध्यान है कि बच्चे बहुत ही महीन, बहुत मजबूत और बिल्कुल एक सार सूत काटा करते थे, बहुत अच्छा सूत काटते थे। और मुझे ये भी याद आता है कि जो मेरी उम्र की लड़कियां थी, कई बार तो वो सलाई पर उससे फंदे डाल के गुड़िया के स्वेटर भी बनाया करती थी। तो ये जो कविता है, देखिए कितनी प्यारी कविता है तकली पर। नाचो मेरी तकली प्यारी, नाचो मेरी तकली प्यारी, अम्मा की धोती बन जाए जीजी की सुंदरतम सारी, और नाचो मेरी तकली प्यारी, तकली तुम हो बड़ी मनोहर। अब आप देखिए देशभक्ति कैसे सरल शब्दों में सिखाई जा रही है। तकली तुम हो बड़ी मनोहर, तुम स्वदेश की पुण्य धरोहर, दीनों की दुखियों की प्यारी, नाचो मेरी तकली प्यारी। तो स्वदेशी को तकली के माध्यम से तीसरी क्लास में किस तरह से सिखाया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ चौथी क्लास की एक कविता। आप देखिए विषय परिवर्तन और भाषा का विकास देखिए इन कविताओं के माध्यम से। तो चौथी में प्रकृति पर कविता थी, बहुत ही अच्छी कविता थी जो मुझे बहुत मज़ेदार लगती है। और इसमें आप राइमिंग देखिए किस तरह की है, शब्दों का प्रयोग देखिए। अगर कहीं बादल बन जाता, कल्पना की उड़ान है बच्चे की, कि अगर कहीं बादल बन जाता तो मैं जग में धूम मचा। कैसे धूम मचाता? कड़कड़ गड़गड़ गड़गड़ कड़कड़ करता जग में भारी गर्जन, कंपते हाथी शेरों के मन, जो मैं अपना रूप दिखाता अगर कहीं बादल बन जाता। और नहीं जरा आंधी से डरता, मैं ओलों की वर्षा करता, उमड़ घुमड़ नभ में छा जाता, जलधारा प्रतिपल बरसाता अगर कहीं बादल बन जाता। तो पूरी तरह कल्पना पर आधारित कविता है। और इसी कविता के साथ मुझे छठी क्लास में पढ़ी हुई एक और कविता याद आती है जो कल्पना की उड़ान पर ही आधारित है, कि जो मैं कच्ची कोपल होता, जो मैं कच्ची कोपल होता, और गाना मुझे सुनाती चिड़िया, रंग लेता मुझसे ही तोता, जो मैं कच्ची कोपल होता, रहते सिर पर फूल न उनमें सुई धागा कभी पिरोता, जो मैं कच्ची कोपल होता। त्रिलोकनाथ पांडे जी स्वागत है, दीनदयाल शर्मा जी स्वागत है। तो ये जो है ये चौथी क्लास की कविता थी। फिर पांचवी पर आते हैं हम। पांचवी क्लास में कविता थी फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, और फल की लदी डालियों से सीखो नित अपना शीश झुकाना। और पांचवी तक की कविताओं में मुझे ध्यान नहीं है कि कवि का नाम होता था या नहीं होता था, सिवाय ये जो सूर, तुलसी, मीरा और रहीम और कबीर और इनके अलावा मुझे याद नहीं है कि था या नहीं था, नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन उसके बाद से छठी क्लास से मुझे नाम याद है। छठी क्लास में जो कविता पढ़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान की, सबको याद है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें आप देखिए कि बच्चे को कितनी जल्दी, छठी क्लास में कितना छोटा बच्चा होता है, लेकिन कितना वीरता का भाव, शौर्य का भाव, ओज का भाव, देशभक्ति का भाव उसके मन में आता है, और किस तरह उसका मन अपने देश के लिए उछलने लगता है, कहना चाहिए उत्साह से भर जाता है, जब वो पढ़ता है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रुकुटी तानी थी, और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। बहुत लंबी कविता थी, लंबी सारी थी, हालांकि उसका संक्षिप्त करके दिया हुआ था, पूरी कविता नहीं थी, पर फिर भी काफ़ी लंबी कविता थी।
7वीं क्लास की जो एक कविता है, मैं राजस्थानी की कविता का उदाहरण देना चाहूँगी, क्योंकि हमें राजस्थान में होने के कारण राजस्थानी कविताएं भी काफ़ी हर क्लास में पढ़ाई गई थी। कन्हैयालाल सेठिया जी बहुत प्रसिद्ध है राजस्थानी के यहाँ, जिन्होंने महाराणा प्रताप पर पीथल और पाथल कविता लिखी है, और उसका एक अंश मैं आपको सुना रही हूँ कि जब महाराणा प्रताप जो अकबर के आगे झुकने वाले थे, सोच रहे थे, तब जो कविता है उनके हृदय को प्रतिबिंबित करती हुई वो कविता है, अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीक पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो गढ़्यो हूँ सयो घण्यो, बेवाड़ी आन बचावण में, हूँ पाँच नहीं राखी रण में, बैरियारो खून बहावण में, जद याद करूँ हल्दी घाटी नैनासू रगत उतर आवे, दुख सुख रो साथी चेतकड़ो सूती से हूँ जगह जगह। छोटी सी शुरू की सुनाई है मैंने आपको, केवल ये बताने के लिए कि राजस्थानी की कविताएं भी कोर्स में होती थी और उनमें कितना गजब का देशभक्ति का भाव महाराणा प्रताप पर आधारित था। श्याम नारायण पांडे की कविता का उदाहरण देना चाहूँगी, 8वीं में सबने पढ़ी हुई कविता। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, कहाँ चले ले चंदन अक्षत बगल दबाए मृगछाला, कहाँ चली ये सजिया आरती, कहाँ चली जूही माला। फिर अंत में, पूरी कविता नहीं, अंत की लाइनें सुना रही हूँ मैं। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हम नहीं भूल सकते। 7वीं में इनकी कविता पढ़ी थी, वही चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, और अंत में था कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरन। दिनकर की कविता को कैसे भूल सकते हैं, जो 8वीं में थी हमारे। ये है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, मानव जब खमठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं ये सभी कविताएं और बहुत मज़ा आता है इनका पाठ करने में। अब मैं आती हूँ मेरी स्वयं की लिखी हुई कविताओं पर। मैं अपनी कविता की रचना प्रक्रिया की अगर बात करूँ तो मैंने बहुत छोटी उम्र में शुरू में 1-2 कविता लिखी थी, 6-7 वर्ष की उम्र। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर कोई कविता मैंने नहीं लिखी। और उसके बाद मैंने कविता तब लिखी जब मेरे घर में मेरी बेटियों का जन्म हुआ, और जब मैं उनके साथ खेलती थी, उनकी जिज्ञासा को देखती थी, उन्हें बहलाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए खेलते खेलते उनके साथ मैंने अनेक कविताएं लिखी। 1999 में मेरा पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, टॉफ़ी जैसे मीठे गीत। जब मैंने ये मेरा पहला था तो बड़े डरते डरते मैं प्रकाशक के पास गई थी, तो प्रकाशक ने अपने घर में वो कविता देखने के लिए रखी, और उनकी पोती थी, उस पोती को उन्होंने वो पढ़ करके पहली ही कविता जो थी संग्रह की, जो इस शीर्षक पर भी आधारित है, वो सुनाई, तो उसको वो रट गई। तो प्रकाशक ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरी पोती को ये कविता रट गई है, और इसका अर्थ ये है कि ये सारी कविताएं बच्चों को पसंद आएंगी। तो वो कविता मैं आपको सुनाती हूँ। क्या थी? बहुत छोटी सी कविता है। टॉफ़ी पेड़ों पर लगती, टॉफ़ी पेड़ों पर लगती, बड़ा मज़ा आता। शरबत की टंकी होती, बड़ा मज़ा आता। आइसक्रीम की वर्षा होती, बड़ा मज़ा आता। रोज़ हमारी छुट्टी होती, बड़ा मज़ा आता। अब इसमें आप देखिए कि किस बच्चे के मन की बात नहीं है, ये सबके मन की बात है। इस संग्रह के बाद मेरे बहुत सारे संग्रह आए, 8 और कविता संग्रह आए, और मैं लगातार कविताएं लिखती रही, और अभी भी शायद मैं अगर प्रकाशित करवाने लगूं तो 3-4 संग्रह और प्रकाशित हो सकते हैं। इतनी कविता मेरे पास अभी भी लिखी हुई है। इसके बाद मेरी सभी पत्र पत्रिकाओं में कविताएं प्रकाशित होने लगीं, और बच्चों के लिए जितनी भी थी, बालहंस और नंदन और बच्चों का देश, और ये जो अखबार जितने भी हैं इन सबके जो स्तंभ है, जनसत्ता है और ट्रिब्यून है और नवभारत है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक नवज्योति है, सभी में मेरी कविताएं प्रकाशित होने लगी। और अभी ऑनलाइन कुछ बाल पत्रिकाएं निकली हैं, पायस है, नटखट चीनू है, एक बीच में पत्रिका आती थी बाल साहित्य की धरती, सभी में कविताएं प्रकाशित हो गई। जो आज से 20-25 साल पहले कविता लिखी गई थी, 20 साल पहले,
20 साल पहले जो कविता लिखी गई थी, तो कौन सा विषय ऐसा था बच्चों से संबंधित जिस पर कविता नहीं लिखी गई? तारे, चंदा, मामा, नाना, मम्मी, पापा, बहन, भाई, आइसक्रीम, मिठाई, पिज़्ज़ा, मतलब हर विषय पर, तोता, चिड़िया, मोर, कोई विषय ऐसा शायद ही होगा कि जिस पर कविता ना लिखी हो। लेकिन मैं कुछ ऐसे विषय पर कविता बता रही हूँ, 4-4 लाइन की, जो कि कम लिखी जाती हैं। एक कविता है मच्छर। मिस्टर मच्छर आए हैं, बैंड साथ में लाए हैं, बैंड बजाएंगे अपना, कैसे देखोगे सपना। बहुत छोटी सी कविता है। दूसरी है जुगनू। जुगनू है, जुगनू भैया रात में, जुगनू चमकता है, बच्चे को कैसे बताया जाए? जुगनू भैया रात में, टॉर्च लिए तुम हाथ में, कहाँ चले तुम किधर चले, किसे ढूंढने निकल पड़े। तो ये बिल्कुल शिशु गीत हैं, छोटे छोटे, जो कि बच्चों के लिए हैं। अब मैं सुनाती हूँ आपको और कुछ कविताएं जो मैंने पहले लिखी थी, कल लिखी थी, यानी आज की कविता मैं बाद में सुनाऊँ। तो बच्चों को बहुत ही नई नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी सब्जी बच्चे खाना नहीं चाहते। इस तरह की एक कविता है, रोज़ न हर दिन नया स्वाद, शीर्षक है हर दिन नया स्वाद। रोज़ न खाऊं रोटी सब्जी, ऐसे करो ना मुझको बोर, नई नई चीज़ें खाऊंगी मम्मी, करो ज़रा तुम गौर। तो फिर क्या क्या चीज़ें खाएगी बच्ची? पुरानी है इसलिए इसमें जो विदेशी चीज़ें हैं उनका जिक्र नहीं है। आज बनाओ गरम कचौड़ी, गरम चाय हो साथ में थोड़ी, फिर बन जाए गरम समोसे, मीठी चटनी साथ परोसे। कभी बनाओ इडली सांभर, कभी बनाओ इडली सांभर, हर दिन ही अचार और पापड़, पंजाबी छोले भी प्यारे, गरम भटूरे सबसे न्यारे, पाव भाजी का स्वाद लुभाता, मक्खन मेरा दिल ललचाता। राजमा चावल कितने यम्मी, राजमा चावल कितने यम्मी, मुझे खिलाओ मेरी मम्मी, मीठी चीज़ें भूल ना जाना, रसगुल्ले बर्फी भी लाना। लेकिन केवल खाने की बात नहीं है बच्चों को, क्योंकि कुछ और भी सिखाना है। तो इसलिए पर्यावरण पर एक कविता है। दीनदयाल शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि टाबर टोली अखबार निकालते हैं। अभी हाल ही में ये कविता उसमें प्रकाशित हुई थी, हालांकि लिखी हुई बहुत पुरानी है। अगर ना होते पेड़, अगर ना होते पेड़ बताओ क्या होता, अगर ना होते पेड़ बताओ क्या होता, हम सब का तब हाल बताओ क्या होता। फूल ना होते, ना ही तितली, ना ही बगिया होती, ना ही पंछी, ना पशु और ना ही दुनिया होती। कितना सूना, कितना उजड़ा होता यह संसार, और होते तब कैसे हम बच्चे, कैसे होता प्यार। तो कुछ भी नहीं, अगर पेड़ नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। आप देखिए कि कविता में कितने कम शब्दों में ये बात समझा दी जाती है। जो बड़े बड़े लेख, बड़े बड़े भाषण, जो बात बच्चे को समझा नहीं पाते हैं, वो बात कविता में बहुत ही कम शब्दों में बच्चा समझ लेता है। और कहानी या अन्य किसी भी विधा से जो अंतर होता है, वो ये बहुत ही बड़ा अंतर होता है कि कविता शब्दशः कंठस्थ हो जाती है, जबकि अन्य सभी विधाओं को पढ़ने के बाद बच्चे को कुछ भी कंठस्थ नहीं होता, उसे वो अपने शब्दों में ही दूसरे को बता सकता है। लेकिन कवि का शब्द शब्द हमें याद हो जाता है। आप देखिए, अब मुझे जो याद है वो मैंने सिर्फ याददाश्त के आधार पर ही आपको सुनाया है। अब हम आते हैं आज की कविता। तो आज की कविता पर आने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो परिदृश्य है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, पारिवारिक, सब कुछ बदल चुका है। बच्चे के माँ बाप दोनों काम करते हैं, घर में कोई रहता नहीं है, या बच्चा केवल नौकर के साथ, नौकरानी के साथ रहता है। या फिर हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने गैजेट्स में उलझे रहते हैं। उनको खाना खिलाने में भी माँ उनके मुंह में डाल देती है, वो मोबाइल पर देखता रहता है या टीवी देखता रहता है, उसे पता भी नहीं क्या खा रहा है, कब खा रहा है, क्यों खा रहा है, बस उसको जीवित रखने के लिए माँ बाप खिलाते रहते हैं। तो बहुत ही बड़ा अंतर आ गया है। कोरोना के कारण तो अंतर और भी ज़्यादा आ गया है कि बच्चों को हम बाहर ही नहीं निकलने दे सकते हैं। तो इसलिए ये हम देखते हैं कि बहुत बड़ा अंतर आया है। और इस अंतर के कारण जो कविता हैं उनमें भी बहुत बड़ा अंतर आया है। कविताएं अधिक तार्किक हो गई हैं, उनमें उपदेश नहीं है इतना, अधिक वैज्ञानिक हो गई हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन है वो हम देखते हैं कि उसके कारण कविताओं के स्वरूप में अंतर आया है। अभी हाल ही में देवपुत्र में मेरी एक कविता प्रकाशित हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छी पत्रिका है बच्चों के लिए। तो कविता है, नन्ही बिटिया करे सवाल, नन्ही बिटिया करे सवाल, प्रश्न करे या करे कमाल, मम्मी बादल जल बरसाते, तब क्यों स्वयं भीग ना जाते, अगर है चंदा मेरा मामा, साथ नहीं क्यों खेले ड्रामा, सूरज कैसे बना बताएं, गुस्से में क्यों हमें जलाए, शेर की मौसी क्यों है बिल्ली, और उल्लू की क्यों उड़ती खिल्ली,
हरदम प्रश्न ही पूछा करती और मुझको सदा निरुत्तर करती। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि अब कविता का स्वरूप जो है वो अधिक तार्किक हो गया। अब मैं आपको जो कविता सुना रही हूँ ये कुछ समय पहले नंदन में प्रकाशित हुई थी, और इस कविता को जो प्रतिनिधि बाल कविता संचयन साहित्य अकादमी ने दिव्य रमेश जी के संपादन में निकाला है, उसमें भी स्थान प्राप्त हुआ है। तो वो कविता मैं आपको सुना रही हूँ जो कंप्यूटर पर है और जिसका नाम है जादू का डिब्बा। मित्र मेरा कंप्यूटर प्यारा, मित्र मेरा कंप्यूटर प्यारा, मुझको इससे मिले सहारा। मम्मी पापा ऑफिस जाते, यह मेरा साथी है प्यारा। यह मुझको गाने सुनवाता, इसके संग में डांस दिखाता। मैं चाहूँ जब फिल्म चलाऊँ, कभी दोस्त से बात बनाऊँ। जब चाहूँ मैं चित्र बनाना, नहीं मुझे कॉपी ब्रश लाना। कंप्यूटर पर चित्र बनाओ, जो चाहे वह रंग सजाओ। घर बैठे ईमेल भेज दो, नहीं डाकिए का अब काम। इंटरनेट से जुड़कर तो सब कुछ होता कितना आसान। यह जादू का डिब्बा है या परीलोक से आया है, यह जादू का डिब्बा है या परीलोक से आया है। सच कहता हूँ अपने संग झोली भर खुशियाँ लाया है। तो ये जो है परिवर्तित परिदृश्य की कविता है, क्योंकि अब बहुत ही चेंजेस आ गए हैं और बच्चे जो है वो अलग तरह की कविताएं पसंद करते हैं। एक और नई विधा जो मैं आजकल देख रही हूँ, पहेली गीत। पूरा गीत एक ही विषय पर होता है पहेली के रूप में। ये मेरी जो कविता है ये बाल साहित्य की धरती में छपी थी, और ये पहेली गीत आप सुनिए, ये भी नए किस्म की जो रचना है उसको दर्शाता है। मैं मरुथल में दौड़ लगाता, मैं मरुथल में दौड़ लगाता। पानी पिए बिना रह जाता, सूरज जिसको रहे तपाता। उस रेती पर चलता जाता, मेरी गर्दन लंबी होती और पीठ भी ऊंची होती। मरुथल वासी रखते प्रीत, मैं उनका मन लेता जीत। उनके काम सदा में आता, बोलो जी मैं क्या कहलाता। तो ये साफ साफ इसमें उत्तर है, लेकिन ये इस तरह की रचना है कि जो कि बच्चों को अच्छी लगती है। और एक और रचना जो मैंने कोरोना काल में लिखी थी वो मैं आपको सुनाती हूँ। कोरोना तुम कब जाओगे, कोरोना तुम कब जाओगे। घर में बंद रहेंगे कब तक, सबसे अलग सहेंगे कब तक। नहीं दोस्त ना पिकनिक मस्ती, ऐसे भला जिएंगे कब तक। कोरोना तुम कब जाओगे। ऑनलाइन पढ़ना क्या पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना क्या पढ़ना। दोस्त नहीं ना मिलना जुलना, ना टीचर ना प्रेयर कुछ भी। कितना धीर धरें अब थक गए, कोरोना तुम कब जाओगे। कब से ना बाजार गए हम, कब से ना बाजार गए हम। कब से हम ना गए सिनेमा, ना फुटबॉल क्रिकेट ही खेला। कब से ना देखा कोई मेला, और कोरोना तुम कब जाओगे। तो कोरोना के ऊपर, क्योंकि कोरोना काल बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन में, तो ये कविता कोरोना के ऊपर भी मैंने लिखी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कविता में बहुत बदलाव आए हैं, और भविष्य की कविता यानी कल आज और कल, कल की कविता के बारे में हम आज की परिस्थितियों को देखते हुए केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि कल की कविता किस तरह की होगी। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि मानव रोबोट में तब्दील होता जा रहा है, उसमें संवेदनशीलता की कमी होती जा रही है, धार्मिक उन्माद हमारे आसपास बढ़ता जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता और विविधता में एकता के भाव की कमी होती जा रही है। तो इन सब को देखते हुए कविता के स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता है, जो कि बच्चों में सहनशीलता, सामंजस्य को और संवेदनशीलता को, करुणा को, दया को, मानवीय गुणों को बढ़ाए, जिससे कि इंसानियत बनी रहे। हमारा सबका, पूरे साहित्य का मकसद, उद्देश्य यही है कि इंसानियत बनी रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अतुकांत कविता बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। विजय लक्ष्मी जहांगीर जी ने पूछा है, तो बच्चों के लिए तुकांत कविता मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो जल्दी याद हो जाती है। और कंठस्थ होना बच्चे ही नहीं समझते कि कितना महत्वपूर्ण है, पर आप आज देख रहे हैं कि 55-58 साल पहले की कविता भी इसलिए कंठस्थ है क्योंकि वो तुकांत है। तो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तुकांत कविता। अतुकांत कविता थोड़े बड़े होने के बाद किशोरों के लिए हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाल कविता की विशेषता क्या होती है कि उसमें पशु पक्षी का, प्रकृति का, जड़ पदार्थों का भी मानवीकरण होता है, और इस मानवीकरण के कारण जो बच्चा है उसमें संवेदनशीलता और मानवीय सद्गुणों का विकास होता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि भविष्य के बच्चे, जो कि हमारे देश का भी भविष्य होंगे, उनको अगर हम आज से ही प्रशिक्षित करना चाहते हैं भारत के भविष्य को, तो हमारी कविताओं के स्वरूप में भी बदलाव होगा।
और तभी बच्चे उन कविताओं की तरफ आकर्षित होंगे, जबकि हम उनके अनुसार कविताओं की रचना करेंगे। और ये हम सब बाल रचनाकारों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि हम बाल मनोविज्ञान को समझते हुए, बच्चों में परकाया प्रवेश करते हुए बाल कविताओं की रचना करें, जिसमें परिवर्तित परिदृश्य, परिवर्तित संदर्भ, परिवर्तित संसार, कोरोना काल, सबको ही ध्यान में रखना होगा। तभी वो कविताएं जो हैं वो बच्चों तक पहुँचेंगी, उनके दिल तक पहुँचेंगी और उनको उसी तरह याद रहेंगी जिस तरह से हमारी पीढ़ी वालों को याद है। और हमारी रचनात्मकता, मानवता, सकारात्मकता ये सब बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को अच्छी कविताएं मिलती रहें, क्योंकि संपूर्ण साहित्य के समान, संपूर्ण कलाओं के समान बाल कविता का लक्ष्य भी सत्यम शिवम सुंदरम की साधना है और इस साधना को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। बाल साहित्य रचना कोई बच्चों का खेल नहीं, बहुत गंभीर कार्य है। आप सब जो यहाँ जुड़े, आप सब ने अमूल्य समय दिया, मैं आप सब लोगों की आभारी हूँ। जिनके मैं नाम न ले सकी उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं बहुत आभारी हूँ ऋषि शर्मा जी की कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया और पहले वक्तव्य में ही मुझ पर विश्वास किया, भरोसा किया और मैंने कोशिश की है कि जो मैं विषय को समझी उसे अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर सकूं। नमस्कार, आप सब लोगों का आभार।